Hello students, today we are continuing our lecture on chapter sound. Let's take up the next section. Section 10.5 amplitude, time period and frequency of a vibration. एक जो वाइब्रेशन है या जो कंपन है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. हमें इन तीनों शब्दों के बारे में जानना है. सो लेट्स टेक. We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibrations. हमें पता है कि टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे जाना, पीछे जाना या साइडों में जाना, दोनों साइडों में जाना, जिसे हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं किसी वस्तु का, उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं. दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और इसे हम ऑसिलेटरी मोशन का नाम भी देते हैं. आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, साइडों में है तो साइडों में जाना. तो रिपीटेडली जब वो मोशन होता है तो इसका मतलब वहाँ पे वाइब्रेशंस हैं या ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है. यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस अबाउट ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड. आपने पहले की कक्षाओं में ऑसिलेटरी मोशन और उसके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा है. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस. कितने ऑसिलेशंस एक सेकेंड में हो रहे हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं ऑसिलेशंस की. फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में एक्सप्रेस किया जाता है. यानी कि कितने ऑसिलेशंस या कितने वाइब्रेशंस एक सेकेंड के अंदर हो रहे हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में लिखा जाता है. इट्स सिंबल इज Hz. अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. अगर कहीं पे 1 हर्ट्स लिखा है तो इसका मतलब है कि एक ऑसिलेशन पर सेकेंड हो रहा है. अगर कहीं पे इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी. अगर एक वस्तु 20 बार एक सेकेंड में ऑसिलेट होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. सिंपल सी बात है, हमने ऊपर देखा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पे दिया हुआ है 20 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 हर्ट्स. यू कैन रिकग्नाइज मैनी फेमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम. आप कई तरह की जान पहचान वाली आवाज़ें सुनेंगे बिना उस वस्तु को देखे हुए. हाउ इज़ इट पॉसिबल. यह कैसे संभव है. दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू यू इनेबल यू टू रिकग्नाइज देम. ये आवाज़ें अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करने में कठिनाई हो सकती है. हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट फैक्टर्स मेक्स देम डिफरेंट. और क्या चीज़ है जो उन्हें अलग बनाते हैं. एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड. किसी भी आवाज़ की दो महत्वपूर्ण जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. क्या हम आवाज़ों को उनके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं. सिंपल सी बात है. अभी फ्रीक्वेंसी हमने ऊपर देखा है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हुए हैं या कितने वाइब्रेशंस हुए हैं. सपोज 60 ऑसिलेशंस पर सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 60 हर्ट्स. अगर 200 ऑसिलेशंस पर सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 200 हर्ट्स. और एम्पलीट्यूड है, इसके बारे में भी अभी हम देखते हैं. लाउडनेस एंड पिच. लाउडनेस और पिच क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे. एक्टिविटी 10.11. ये एक्टिविटी 10.11 दी गई है. लेट्स सी इट. टेक अ मेटालिक टम्बलर एंड ए टेबल स्पून. एक जो है धातु का ग्लास लीजिए और एक चम्मच लीजिए. स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर. और उस जो चम्मच से उस ग्लास के ऊपरी सिरे पे टैप कीजिए या स्ट्राइक कीजिए. हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड. और जो आवाज़ आ रही है उसे सुनने का प्रयास कीजिए. नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन. अब दोबारे उस चम्मच को उस ग्लास के ऊपर स्ट्राइक कीजिए और आवाज़ सुनिए. इज़ द साउंड लाउडर.
व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड, जब उस ग्लास को तेज़ी से स्ट्राइक किया जाता है स्पून के द्वारा तो क्या आवाज़ तेज आती है? हाँ, आवाज़ तेज आएगी। नाउ सस्पेंड ए स्मॉल थर्मोकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर। अब एक छोटी थर्मोकोल की बॉल है, वो उस ग्लास के ऊपर के हिस्से को टच करते हुए आप सस्पेंड कीजिए, यानी कि इस तरीके से जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि ये थर्मोकोल बॉल है जो कि ग्लास के ऊपर के सिरे को टच कर रही है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बॉल है थर्मोकोल की, ओके, जो ग्लास के ऊपर के हिस्से को टच कर रही है। वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट। अब दोबारे इस जो है ग्लास को जो चम्मच है उससे स्ट्राइक कीजिए। हाउ फॉर द बॉल इज डिस्प्लेस्ड। ये जो बॉल है कितनी दूरी पे जाती है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज अ मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द टम्बलर। और ये बॉल कितनी दूर जाती है उसे ही एम्पलीट्यूड कहा जाता है, उस वाइब्रेशन का। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन अ लिटिल हार्डर। एक बार आराम से उस ग्लास के ऊपर चम्मच को मारिए और फिर थोड़ा सा हार्ड तरीके से, मतलब फोर्स से मारिए। कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द टम्बलर इन टू केसेस। इन दोनों ही स्थितियों के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो बताइए। इन विच केस इज द एम्पलीट्यूड लार्जर। किसके अंदर एम्पलीट्यूड ज़्यादा बड़ा होगा? जब अपन ने हार्ड तरीके से उस टम्बलर के रिम पे स्पून मारी है तो एम्पलीट्यूड है वो बड़ा होगा, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिया गया है। जब आप स्ट्राइक करेंगे इस ग्लास को चम्मच से, तब जो थर्मोकोल की बॉल है ये वाली जो दिख रही है हमें, ये बॉल कुछ इस तरह से इधर आ जाएगी, है ना। और अगर हम इसे और तेज़ तरीके से मारेंगे तो ये बॉल हो सकता है इतनी ना आकर के थोड़ी सी और ज़्यादा आ जाए। तो ये जो डिस्टेंस जो बॉल है वो वाइब्रेट करके आएगी, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जितना तेज़ी से इसे ग्लास को चम्मच से मारा जाएगा उतनी ही दूरी पे ये बॉल जाएगी, यानी कि उतना ही ज़्यादा बड़ा वाइब्रेशन होगा और इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जितना ज़्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही लाउड साउंड होगी। Loudness of a sound is proportional to the square of the amplitude of the vibrations producing the sound. किसी भी आवाज़ की जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस प्रोड्यूसिंग द साउंड। यानी कि जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो उसके बराबर होगी। यानी कि लाउडनेस इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो लाउडनेस है वो उसका स्क्वायर करो तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस। अगर एम्पलीट्यूड को हम 2 गुना कर देते हैं, लाउडनेस इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4। लाउडनेस है वो 4 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी। लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड डेसिबल। और लाउडनेस है किसी आवाज़ की, उसे उसकी यूनिट है डेसिबल। The following table gives an idea of the loudness of sound coming from various sources. अलग अलग साधनों से जो आवाज़ें आ रही हैं उसकी लाउडनेस क्या होगी, ये इस टेबल में दिया गया है। सो नॉर्मल ब्रीदिंग में जो साउंड होती है दैट इज़ 10 डेसिबल्स की साउंड होती है। सॉफ्ट विस्पर, धीरे धीरे फुसफुसाना एट 5 मीटर्स, 5 मीटर के डिस्टेंस पे तो साउंड है वो 30 डेसिबल्स की होगी। नॉर्मल कन्वर्सेशन मतलब आपसी बातचीत में जो साउंड होती है वो 60 डेसिबल्स की होती है। बिजी ट्रैफिक या ट्रैफिक है जिसमें खूब सारे जो साधन हैं, व्हीकल्स फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे जो साउंड है वो होती है 70 डेसिबल्स की। एवरेज फैक्ट्री, और एक फैक्ट्री है उसमें से जो आवाज़ आती है वो तकरीबन 80 डेसिबल्स की होती है। अबव 80 डेसिबल्स नॉइज़ बिकम्स फिजिकली पेनफुल। 80 डेसिबल्स के ऊपर की जो आवाज़ें होती हैं वो कानों को हमारे को एक तरीके से दर्द देती हैं या हमें डिस्टर्ब करती हैं। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड।
जो लाउडनेस है किसी भी आवाज़ की वो उसके एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड। जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो आवाज़ है वो लाउड होती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस्ड इज फीबल। जब एम्पलीट्यूड कम होता है तो आवाज़ है वो हल्की होती है। कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट। एक बच्चे की आवाज़ को एक बड़े की आवाज़ से कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। इज़ देयर एनी डिफरेंस, क्या उनमें कुछ फ़र्क है? इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे। कई बार दो आवाज़ों की लाउडनेस सेम होती है फिर भी वो अलग अलग होती हैं। लेट्स सी हाउ, हम देखते हैं कि कैसे। आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। मुझे आश्चर्य होता है कि मेरी आवाज़ मेरी टीचर की आवाज़ से अलग कैसे है। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। फ्रीक्वेंसी है वो तय करती है कि उसकी पिच क्या होगी आवाज़ की। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस इज़ हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड एज ए हायर पिच। अगर फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि जो आवाज़ है वो श्रिल है और उसकी पिच ज़्यादा है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन इज़ लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी किसी वाइब्रेशन की कम होती है तो वी से दैट द साउंड हैज़ अ लोअर पिच। हम कहते हैं कि उस आवाज़ की पिच कम है। फॉर एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। अ ड्रम वाइब्रेट्स विद लो फ्रीक्वेंसी। एक ड्रम है वो वाइब्रेट करता है कम फ्रीक्वेंसी से, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड, एक लो पिच की साउंड प्रोड्यूस करता है। ऑन द अदर हैंड अ विसल हैज़ ए हाई फ्रीक्वेंसी एंड प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच। और एक जो सीटी है उसकी जो आवाज़ होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है और वो आवाज़ जो है एक हायर पिच की होती है, जैसा कि इस डायग्राम 10.18 में फिगर में दिखाया गया है। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी है वो पिच साउंड की डिसाइड करती है। जैसे ड्रम है, इसकी जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए ये एक लो पिच की साउंड है। ये दिखाया गया है कि फ्रीक्वेंसी है, इसमें जैसे फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है कि इसमें कम फ्रीक्वेंसी की साउंड है, ड्रम के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है इसलिए ये लो पिच की साउंड है। ऑन द अदर हैंड जैसे ये विसल बजा रहा है तो ये जो साउंड है ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसलिए ये एक हाई पिच साउंड है। A bird makes a high pitched sound whereas a lion makes a low pitched sound. एक जो चिड़िया है वो एक हाई पिच की साउंड प्रोड्यूस करती है यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, whereas a lion produces a low pitched roar. एक जो शेर है वो लो पिच की गर्जना प्रोड्यूस करता है बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। However, the roar of a lion is very loud while the sound of a bird is very feeble. लेकिन जो लाउडनेस होती है वो लॉयन की बहुत ज़्यादा होती है और जो चिड़िया होती है उसकी जो लाउडनेस है वो कम होती है। यानी कि हमने देखा कि जो पिच है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि बर्ड जो है वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करे यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। लॉयन है उसकी लो पिच साउंड रोर है इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड है लॉयन का वो बहुत ज़्यादा है इसलिए जो रोर ऑफ लॉयन है वो लाउड होती है, लेकिन जो बर्ड है उसका जो एम्पलीट्यूड है साउंड का वो कम होता है इसलिए जो उसकी साउंड होती है वो फीबल होती है या हल्की सुनाई पड़ती है। एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। रोज़ आप बच्चों की और बड़ों की आवाज़ें सुनते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइस? क्या आपको उनकी आवाज़ में कुछ फ़र्क लगता है? कैन यू से दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज़ हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट? जो फ्रीक्वेंसी है एक बच्चे की आवाज़ की वह ज़्यादा होती है एक बड़े की आवाज़ से। यूजुअली द वॉइस ऑफ ए फीमेल वीमेन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ ए मैन। एक स्त्री की जो आवाज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एक आदमी की आवाज़ के मुकाबले। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगी। नाउ सेक्शन 10.6 ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड।
ऐसी आवाज़ें जो हम सुन सकते हैं और जो नहीं सुन सकते हैं। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी या कंपन वाली वस्तु चाहिए जिससे आवाज़ पैदा हो। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़? क्या हम सभी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ जो हैं उनकी आवाज़ें सुन सकते हैं? द फैक्ट इज़ दैट साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड यानी कि 20 हर्ट्ज से कम वाली जो साउंड आवाज़ें होती हैं वो हम इंसान के कान नहीं सुन सकते। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल, और ऐसी जो आवाज़ें होती हैं हम उन्हें इनऑडिबल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। इसी तरीके से जिन आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड होती है यानी कि 20,000 हर्ट्स या 20 किलो हर्ट्स होती है, वह भी कान नहीं सुन सकते हैं। दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज़ रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्स। इसलिए एक इंसान का कान उन्हीं आवाज़ों को सुन सकता है जो 20 से लेके 20,000 हर्ट्स के बीच में होती हैं। सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्स। कुछ जानवर आवाज़ें जो 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा होती है उन्हें भी सुन सकते हैं। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। कुत्तों में यह काबिलियत होती है। पुलिस यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमंस कैन नॉट। पुलिस है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की सीटियों को काम में लेते हैं जिन्हें कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन इंसान नहीं सुन सकते। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फैमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क्स एट फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्स। जो अल्ट्रासाउंड है जो कि जांचों के लिए काम में आता है बीमारियों में, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। सेक्शन 10.7 नॉइज़ एंड म्यूज़िक। एक शोर क्या है और एक संगीत क्या है? वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस। हम अलग अलग तरह की आवाज़ें अपने चारों तरफ सुनते हैं। इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या वह आवाज़ें हमेशा प्रसन्नता देने वाली होती हैं? डज अ साउंड समटाइम्स कॉल डिस्कम्फर्ट टू यू? कई बार कोई आवाज़ आपको बेचैनी पैदा करती है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू हियर वेयर सम आर नॉट। कुछ आवाज़ें हमें अच्छी महसूस होती हैं कानों को और कुछ नहीं। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। सपोज अब माना कि जो काम मकानों का चल रहा है आपके पड़ोस में। आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? क्या उस कंस्ट्रक्शन साइट से जो आवाज़ें आती हैं वो है खुशी देती हैं? डू यू इन्जॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाई हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स? बस और ट्रक्स की जो आवाज़ें आती हैं उनके जो हॉर्न से, क्या वह आप इंजॉय करते हैं? सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़। और इस तरह की न पसंद आने वाली जो आवाज़ें होती हैं इन्हें हम नॉइज़ कहते हैं। इन ए क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड बी द साउंड प्रोड्यूस्ड बी कॉल्ड? अगर सारे बच्चे एक साथ बोलने लगें तो जो आवाज़ें आएंगी उन्हें क्या कहेंगे? डेफिनेट बात है हम उसे नॉइज़ कहेंगे। ऑन द अदर हैंड यू इन्जॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बनस्पत आप जो आवाज़ें संगीत के वाद्य यंत्रों से आती हैं उन्हें हम इंजॉय करते हैं। म्यूजिकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर। जो वाद्य यंत्रों से आवाज़ें आती हैं वह हमारे कानों को अच्छी लगती हैं। साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम इज़ अ म्यूजिकल साउंड। हारमोनियम की आवाज़ है वो एक म्यूजिकल साउंड है। द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड। जो सितार है उसके जो तार हैं वह भी एक म्यूजिकल साउंड देते हैं। बट इफ़ द म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड वुड इट बिकम मेलोडियस? अगर म्यूजिकल साउंड बहुत तेज़ हो तो क्या वह अच्छी लगेगी? डेफिनेट बात है कि बहुत तेज़ आवाज़ होती है किसी भी चीज़ की तो वह हमें अच्छी नहीं लगती है। सेक्शन 10.8 नॉइज़ पॉल्यूशन। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन। आपको हवा के प्रदूषण के बारे में पता है।
प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। अनचाही गैसेस और जो कण हैं हवा के अंदर, वह वायु प्रदूषण करते हैं। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। इसी तरीके से ज़्यादा और अनचाही आवाज़ें अगर वातावरण में होती हैं तो वह आवाज़ का प्रदूषण पैदा करती हैं। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? क्या आप कुछ आवाज़ के प्रदूषण के बारे में, उनके जो सोर्सेज हैं उनके बारे में बता सकते हैं? जैसे ट्रक्स हैं, जैसे ट्रक्स की आवाज़ें हैं, गाड़ियों की आवाज़ें हैं, लाउड स्पीकर्स की आवाज़ें हैं, डीजे की आवाज़ें हैं। ये सब एक तरीके से आवाज़ के प्रदूषण के सोर्सेस हैं। मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स। जो बहुत बड़े कारण हैं आवाज़ के प्रदूषण के, उसके अंदर गाड़ियों की आवाज़ें, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जैसे कि पटाखों का फूटना, मशीन्स का चलना, लाउड स्पीकर्स का बोलना, ये सब जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से आवाज़ का प्रदूषण पैदा करते हैं। जैसे कि गाड़ियों की आवाज़ें हुई, पटाखों का छूटना हुआ, मशीनों के चलने की आवाज़ें हुई और लाउड स्पीकर्स की आवाज़ हुई। ये सब एक तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन या आवाज़ का प्रदूषण पैदा करते हैं। What sources in the home may lead to noise? कौन सी जो साधन हैं घरों के अंदर जो कि आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं? टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स, सम किचन अप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स और कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पॉल्यूशन। टीवी की आवाज़, ट्रांजिस्टर रेडियो की आवाज़ जो कि बहुत तेज़ हो, किचन के अंदर कुछ जो साधन काम में लिए जाते हैं उनकी आवाज़ें, कूलर्स की आवाज़ें, एयर कंडीशनर की आवाज़ें, ये सब जो हैं ये आवाज़ का प्रदूषण पैदा करते हैं, जिसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन भी कहते हैं। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन? एक नॉइज़ पॉल्यूशन या जो आवाज़ का प्रदूषण है उसके क्या नुकसान है? डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ इन द सराउंडिंग्स में कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स? क्या आपको पता है कि वातावरण के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो आवाज़ होती है वह भी कुछ तरह के शरीर की प्रॉब्लम्स को जन्म देती है? लैक ऑफ स्लीप, सोने में कठिनाई होती है, हाइपरटेंशन, ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाना, एंग्जाइटी यानी कि मानसिक तनाव, एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स में बी कॉज्ड बाय नॉइज़ पॉल्यूशन। और बहुत सारे के शारीरिक जो प्रभाव हैं हमारे शरीर पे पड़ते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के द्वारा, यानी कि ठीक से न सो पाना, बीपी की समस्या, उच्च रक्तचाप या मानसिक तौर पे परेशान, या बहुत सारे जो हैं शरीर के जो नुकसान हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन से होते हैं। यानी कि आवाज़ का प्रदूषण भी नुकसान पहुंचाता है। मैन हु इज़ एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। एक इंसान जो बराबर ऊंची आवाज़ के संपर्क में रहता है तो उसके अंदर टेम्पररी या परमानेंट तरीके से उसे सुनने में कठिनाई होती है। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन, कौन से तरीके हैं जिनसे कि जो आवाज़ का प्रदूषण है उसे कंट्रोल किया जा सके? टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज़। जब भी हम आवाज़ को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो जो आवाज़ पैदा करने वाले जो भी साधन हैं उन्हें हमें कंट्रोल करना होगा। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? यह कैसे अचीव किया जा सकता है? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ साइलेंसिंग डिवाइसेस होती हैं जो कि एयरक्राफ्ट के इंजन के अंदर लगाई जानी चाहिए और जो साधन मूव कर रहे हैं उनमें लगाई जानी चाहिए। जो मशीन्स हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर उनमें लगी होनी चाहिए, या घरों में जो उपकरण ज़्यादा आवाज़ पैदा करते हैं उनमें वो साइलेंसिंग मशीन्स लगी होनी चाहिए या साइलेंसिंग की डिवाइसेस लगी होनी चाहिए। हाउ कैन द नॉइज़ पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन ए रेजिडेंशियल एरिया? एक घर के आसपास में आवाज़ के पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है?
ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। जितने भी आवाज़ प्रोड्यूस करने वाले जो भी चीज़ें हैं उन्हें रहने वाले स्थानों से दूर करना चाहिए। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरियाज़। आवाज़ प्रोड्यूस करने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्हें भी रहने वाले एरिया से दूर लगाई जानी चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड। और जो गाड़ियों के जो हॉर्न्स होते हैं उन्हें भी कम काम में लेना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। टीवी और म्यूजिक सिस्टम उसे कम आवाज़ पे चलाना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट्स। पेड़ों को रोड के दोनों तरफ और बिल्डिंग्स के आसपास लगाना चाहिए ताकि जो आवाज़ें पहुंचती है उन्हें कम किया जा सके। दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। और इस तरीके से जो आवाज़ से जो प्रदूषण होता है उसके असर को कम किया जा सकता है। यानी कि जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं उन्हें रिहायशी एरिया से दूर होना चाहिए, चाहे वह फैक्ट्रीज़ हों, चाहे वो गाड़ियों के हॉर्न्स हों, टीवी हो, म्यूज़िक हो, ये सब कम आवाज़ में चलाने चाहिए और पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। हियरिंग impairment. Total hearing impairment which is rare is usually from birth itself. पूरी तरह से कानों से न सुनाई देना यह बहुत कम होता है, लेकिन यह जन्म से होता है। Partial disability is generally the result of a disease, injury और age. और सुनने में कमी आना यह बीमारी के कारण, चोट लगने से या उम्र के साथ हो सकता है। जैसे बुजुर्ग जो लोग होते हैं उन्हें सुनने में कठिनाई होती है। चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर। बच्चों में जिनमें सुनाई कम देता है उन्हें एक खास देखभाल की ज़रूरत होती है। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेजेस सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। साइन लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से ऐसे बच्चे आपस में बातचीत कर सकते हैं। बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग। जब भी आवाज़ तभी डेवलप हो पाती है जब बच्चा सुन सकता है। अ चाइल्ड विद अ हियरिंग लॉस मे हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो। एक बच्चा जो सुन नहीं सकता है उसे बोलने की भी कठिनाई होती है। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन्स टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। टेक्नोलॉजी के अंदर जो कुछ ऐसी साधन या उपकरण हैं जिनके मदद से जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है वह अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं।